अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में एनर्जी का बहुत अहम रोल है। ग्रोथ रेट में, अदरवाइज डेवलपमेंट में एनर्जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी इकोनॉमिक्स। बेसिकली एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो सी है वो एक एबिलिटी है किसी भी काम करने के लिए, मतलब हम एबिलिटी प्रोवाइड करती है या एबिलिटी है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। बहुत ही अहम रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, अलाउइंग अस टू परफॉर्म आवर डेली रूटीन्स एंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये हमें अलाउ करती है कि हम अपनी डेली रूटीन को पूरा कर सकें या उसमें जो भी हमने काम करने हैं वो हम कर सकें। उसके अलावा एंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक, सोशल, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और ये हमें इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने में भी हेल्प आउट करती है। इनफैक्ट वी आर सो डिपेंड ऑन एनर्जी दैट इज़ इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ मॉडर्न लिविंग कंडीशन विदाउट अफोर्डेबल, रिलायबल एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एनर्जी। कि हम डिपेंड है एनर्जी पर, और ये बहुत ही मुश्किल इमेजिन करना है कि हम एक मॉडर्न लिविंग कंडीशन बगैर एनर्जी के गुजारें। ठीक है, एनर्जी की सप्लाई के बगैर, मतलब प्रॉपर सप्लाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेन मतलब जो कंसेप्ट है इस पैराग्राफ का वो ये है। Modern civilization is possible because people have learned how to change energy from one form to another form and then use it to do work। कि मॉडर्न सिविलाइजेशन पॉसिबल है, क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको फिर किस तरह यूज़ करके अपना काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारे पास आ जाती है हीट, लाइट, मोशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ग्रेविटेशनल। और इन सब फॉर्म को हम ग्रुप्ड में अगर कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है या काइनेटिक और वर्किंग एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी का मतलब यह है कि हम एनर्जी को स्टोर कर लें, उसको यूज़ ना करें। काइनेटिक और वर्किंग एनर्जी का मतलब यह है कि इफ़ वी डू नॉट स्टोर्ड बट वी यूज़ एनर्जी, के जब हम स्टोर नहीं करते और एनर्जी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली फर्स्ट एनर्जी के जो टाइप है वो है एनर्जी कमोडिटी। एनर्जी कमोडिटी इंक्लूड्स क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं। एनर्जी कमोडिटीज़ हैं ये। अब देखो ना, हीटिंग ऑयल, ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस, गैस के ज़रिए हम ज़ाहिर बात है खाना बनाते हैं, और जो भी है गैसोलीन, पेट्रोल के ज़रिए हम गाड़ियाँ वगैरह चल के सफ़र अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह एनर्जी कमोडिटीज़ हेल्प आउट करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। उसके बाद आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज यूज टू जनरेट पावर। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है और हाइड्रोजन एनर्जी आ जाती है। बेसिकली सोलर एनर्जी क्या होती है? जो लाइट और हीट हमें सूरज से मिलती है। उसके बाद विंड एनर्जी वो होती है जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है बाय यूजिंग विंड, हवा को यूज़ करने से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी फॉर्म। प्राइमरी एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स दैट इज़ extracted from a stock of natural resources or captured from a flow of resources, separation and cleaning. For example, coal, crude oil, natural gas, solar power, nuclear power and hydroelectricity. बेसिकली प्राइमरी एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम मेन स्टॉक में से निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर फ्रॉम अ फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसकी सेपरेशन और क्लीनिंग कर लेते हैं सारे स्टॉक में से। फॉर एग्जांपल वही नेचुरल गैस, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और कोयल और क्रूड ऑयल। उसके बाद सेकेंडरी एनर्जी आ जाती है। बेसिकली सेकेंडरी एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स इम्प्लाइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन प्रोसेस। जो कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू हम लेते हैं वो सेकेंडरी एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल ऑयल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल अपॉन रिफाइनरी। ठीक है, कि ऑयल हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? क्रूड ऑयल से, खाम तेल से हम
आम तेल बना लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं बर्निंग कोल से, ये भी सेकेंडरी एनर्जी का है, ठीक है। और जो प्रोसेस इसके लिए यूज़ करते हैं वो है थर्मल पावर प्लांट। इस तरह अब नॉलेज प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी का इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम डबलिंग काउंटिंग एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में अवॉइड कर सकें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वन वर प्राइमरी एनर्जी कम्स फ्रॉम अ फिनिट स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, कि जब महदूद स्टॉक हो हमारे पास और उसमें से हम प्राइमरी एनर्जी हासिल करें या लें तो वो हमारी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग डाउन 1 यूनिट ऑफ द स्टॉक लीव्स लेजर यूनिट फॉर फ्यूचर कंजम्पशन इन द केस, कि अब हम स्टॉक में से एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा कि फ्यूचर के लिए हमारे लिए वो कंजम्पशन कम हो जाएगी, मतलब स्टॉक में भी कमी आएगी, तो फिर इस तरह हमारे पास वो लेयर हो जाएगी, यूनिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, कोयल, दीज आर फिनिट फिजिकल स्टॉक, मतलब इनके अब खाम तेल का पता है कि वो हर मुल्क में नहीं होता, उसका फिजिकल मतलब लेस स्टॉक होता है। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फ्लो ऑफ एनर्जी हो, मतलब जो मुकम्मल अवेलेबल हो, जैसे सोलर एनर्जी कर लो, विंड, ये हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल होती है। सॉरी, मतलब ये दिन में अवेलेबल होती है, लेकिन ये है कि इसका फ्लो डेली होता है, मतलब ये डेली हमें पता है कि हमें मिलनी है। ये वही उन्होंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक डायग्राम की शक्ल में मतलब शो कर दिया है, इसका कोई नहीं इतना खास। उसके बाद कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी आ जाती है। बेसिकली कमर्शियल एनर्जीज आर दूज दैट आर ट्रेडिड एंड देयर फॉर वुड कमांड अ मार्केट प्राइस, कि वो एनर्जी जो जिसकी ट्रेड भी होती हो और जिसकी मार्केट प्राइस भी हो, वो हमारे पास कमर्शियल एनर्जी होती है। और नॉन कमर्शियल कौन सी होती है, जिसकी ट्रेड भी ना हो, जो मार्केट प्लेस से गुजरी भी ना हो और जिसकी मार्केट प्राइस भी ना हो। बेसिकली कमांड कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड एनर्जी कलेक्टेड बाय पीपल फॉर देयर ओन यूज़, फॉर एग्जांपल बायोमास दैट इज़ यूज अ ट्रेडिशनल वे, ठीक है। अब बायोमास का यूज़ पता है कि उसे हम किस तरह एनर्जी जनरेट करते हैं या जो भी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी आर दोज विच आर ऑब्टेन थ्रू कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कॉमनली जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करके हमें जो एनर्जी मिलती है वो कन्वेंशनल होती है, और नॉन कन्वेंशनल वो होती है जो न्यू और नॉवल टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमें मिले, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशनल आर सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम। अब कन्वेंशनल एनर्जी ज़ाहिर बात है कॉमन टेक्नोलॉजी है तो वो तो चेंज होती रहेगी ओवर टाइम, अलाउइंग नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू बिकम क्विट कन्वेंशनल एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। सिंपल यही कंसेप्ट है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का, कि कन्वेंशनल एनर्जी कॉमन यूज टेक्नोलॉजी से होती है और नॉन कन्वेंशनल एडवांस टेक्नोलॉजी से हासिल होती है। इट इज़ पॉसिबल टू ग्रुप ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन टू बेसिक डायमेंशन। अब ये जितनी भी फॉर्म्स थी एनर्जी की, इसको हम दो डायमेंशन में मतलब ग्रुप में रख सकते हैं, लाइक रीन्यूएबिलिटी एज वन डायमेंशन एंड अदर इज़ अ कन्वेंशनैलिटी। ये इन पैराग्राफ में कुछ भी ख़ास नहीं है, अगर हुआ तो चलें फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास है कि एनर्जी इकोनॉमिक्स ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एनर्जी इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी सप्लाई इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिलीवरी ऑफ एनर्जी कमोडिटीज़। कि एनर्जी इकोनॉमिक्स ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है एनर्जी सप्लाई से, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, डेवलपमेंट भी आ जाती है, प्रोडक्शन भी आ जाती है, डिलीवरी ऑफ एनर्जी कमोडिटीज़ भी आ जाती है। फिर ये स्टडी करती है इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ एनर्जी कंजप्शन से डिसीजन बाय वेरियस यूज़र्स, ठीक है, कि कंजप्शन डिसीजन जो कंज्यूमर्स की तरफ से होते हैं उसके बारे में करती है स्टडी। थर्ड में ये कहता है कि एनर्जी ट्रांजैक्शन थ्रू अल्टरनेटिव मार्केट्स अरेंजमेंट्स एंड देयर गवर्नेंस। उसके बाद ये एनर्जी ट्रांजैक्शन के बारे में भी स्टडी करती है कि एनर्जी को किस तरह हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू मार्केट प्लेस, थ्रू अल्टरनेटिव मार्केट अरेंजमेंट्स एंड
देयर गवर्नेंस। फोर्थ में वो कहता है कि ये स्टडी करती है द इकोनॉमिक्स डायमेंशंस, ठीक है, ये इकोनॉमिक डायमेंशन से भी कि उसका क्या इम्पैक्ट है एनर्जी पे, सोशल और इन्वायरमेंटल। उसके बाद द प्लानिंग पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्टर्स एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म, ये स्टडी करती है पॉलिसी से, प्लानिंग से, इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस से, मैकेनिज्म वगैरह, ये सब उन चीज़ों से भी स्टडी करती है। तो ये वाले 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा अच्छे से करना है। उसके बाद इस पैराग्राफ में सिंपल समरी ये है कि एनर्जी इकोनॉमिक्स अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, मतलब स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं बनी थी फर्स्ट ऑयल शॉक तक। फर्स्ट ऑयल शॉक हुआ कब था? 1970 में। लेकिन जब ड्रामेटिक इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, जब ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, तो 1973-74 में एनर्जी इकोनॉमिक्स की अहमियत सारे इकोनॉमिस्ट को, रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को उस टाइम इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। और आज एनर्जी इकोनॉमिक्स एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम रोल अदा कर रही है प्रीवियस पास्ट 2 डिकेड से। ठीक है, इस पैराग्राफ में जस्ट इतना ही बताया गया। Like any other branch of economics, energy economics is concerned with basic economic issues of allocating scarce resources in the economy। कि जैसे एनर्जी इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच, इसी तरह एनर्जी जो है वो भी इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, और वो कंसर्न करती है कि किस तरह हमने कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है या सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है। इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न करती है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी डिमांड से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक लिंकेज वगैरह से। इसमें भी जस्ट इतना से ही है। ये भी सिंपल वैसे ही आपको समझाने के लिए, आई होप कि पीछे समझ आ गया होगा, तो इसको करने की फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी बेसिक्स। इसमें अब हमारे पास आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। एनर्जी बेसिक्स में थर्मोडाइनमिक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है रिलेशनशिप हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से। ठीक है, उसके बाद 2 बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक गवर्नेंस एनर्जी फ्लो। इसके 2 बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, इट कैन ऑल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन ना ये ज़्यादा होती है और ना ये ख़त्म होती है, लेकिन बस ये सिंपल ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इंश्योर द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द एनर्जी एट ऑल। उसके बाद सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि द अदर हैंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी, के सेकेंड लॉ में क्वालिटी ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया है, जो हमें कन्वर्जन इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क एंड दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। कि कन्वर्जन से हमारी एनर्जी क्या होती है? लो हो जाती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ अंदर से ज़ाया भी हो जाएगी। वो कहता है कि एनर्जी ज़ाया होती है और एंड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर यूजफुल वर्क एंड दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। दिस इम्पोज फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एनर्जी। अब सेकेंड लॉ ने इसे फिजिकल रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि ट्रांसफॉर्म करने से एनर्जी कुछ ना कुछ ज़ाया होती है। उसके बाद आ जाता है एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम बेसिकली a number of physical and economic activities are involved to capture the energy। के नंबर ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है एनर्जी को कैप्चर करने में एंड इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक है, द चेन ऑफ सिस्टम और एक्टिविटीज़ रिक्वायर टू इंश्योर सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके लिए चेन ऑफ सिस्टम के लिए हमें एनर्जी की सप्लाई ज़रूरी होती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी सप्लाई सिस्टम। द सप्लाई सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सप्लाई रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, और सप्लाई सिस्टम बनाया गया है सप्लाई रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एनर्जी कंजप्शन के लिए। सप्लाई इन्वॉल्व्स इंडिजियस प्रोडक्शन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फ्यूल्स एंड चेंज इन स्टॉक लेवल्स। अब जैसे पता है कि सप्लाई से ज़ाहिर बात है कि हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कहता है कि कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी को कन्वर्ट करना डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में, ताकि इसको कंज्यूमर यूज़ कर सके इजीली। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नॉर्मली इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ लूजेस। कि वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने से आपको पता है कि डिफरेंट हमें लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ वो ज़ाया भी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान।
ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी आल्सो इन्वॉल्व लॉसेस। वही बात कर रहा है, द फाइनल यूजर यूटिलाइज वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द नीड्स ऑफ कूलिंग, हीटिंग, लाइटिंग, मोटिव, पावर, etc। कि जो फाइनल यूज़र तक फिर एनर्जी पहुंचती है वो उसे सही यूज़ करता है, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया होती है। उसके बाद सिंपल इस लास्ट में आपको ये इन तीन पैराग्राफ में बता दिया गया है कि फर्स्ट में वो कहता है कि प्रोडक्शन है जिसमें हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं। अब जैसे हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, उसको हम सप्लाई करेंगे। सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन है, अब उस जो सप्लाई हमें एनर्जी मिल गई है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर वो थर्ड पे जाके यूज़ होगी, ठीक है, फाइनल यूज़ के काबिल वो एनर्जी बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। आई होप कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी इसमें इशू है तो हम कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आसानी से मिलती रहें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़ गाइस।